नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 घंटे के सैटेलाइट नेटवर्क डीडी राजस्थान पर। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राज्य विधानसभा के सेवानिवृत्त रिपोर्टर श्री प्रेमराज जैन साहब से, जो 92 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय हैं और सेवानिवृत्ति के बाद तकरीबन 35 वर्षों से हिंदी स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वाकई जीवन के संध्या काल में इससे ज़्यादा सुखद अनुभव क्या होगा कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे हज़ारों की तादाद में आज इधर उधर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कामयाबी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला और जानते हैं आपके शुरुआती सफ़र के बारे में। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत स्टूडियो में। सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आप किस तरह स्टेनोग्राफी के क्षेत्र में आए। मेरा जन्म 1922 में हुआ जी। ब्यावर में। मैंने ब्यावर में जैन वीराश्रम में शिक्षा प्राप्त की। मेरे माता पिता का देहांत बचपन में हो चुका था, अतः मुझे एक जैन परिवार में एक गोद के रूप में उनको दे दिया था। और वहीं आपका पालन पोषण वहीं मेरा ब्यावर में ही उसी परिवार में हुआ। पालन पोषण हुआ और वो जिनके यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ वो एक जैन वीराश्रम करके एक संस्था चलाते थे। उनकी पत्नी ने तो संन्यास ले लिया था और वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जैन शिक्षण संस्थान के रूप में एक वीराश्रम करके स्थापित की। उसमें मैंने करीब 12 साल तक शिक्षा प्राप्त की। तो यानी आपकी स्कूली शिक्षा वहीं ब्यावर के उसी आश्रम में हुई। शुरू से प्राइमरी शिक्षा से लेकर मैंने संस्कृत में व्याकरण शास्त्री और न्याय मध्यमा तक पढ़ाई की वहाँ पर और जैन धर्म के काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्हीं संस्था के संस्थापक ने, मतलब उन्हीं मैनेजर साहब ने ये जैन प्रणाली करके एक शॉर्टहैंड निकाली। उस समय जवाहरलाल जी महाराज करके जो जैन साधु थे, पूज्य जवाहरलाल जी महाराज, उनके भाषण बड़े प्रभावशाली होते थे। उनका उन पर ऐसा असर पड़ा, उन्होंने कहा इनके भाषण किस तरह से नोट किए जाएं, इसकी कोई प्रणाली निकाली जाए। तो उनके ही कुछ, हालांकि वो पढ़े लिखे बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने एक जैन प्रणाली करके एक शॉर्टहैंड की किताब निकाली और वो सिर्फ नागरी लिपि के आधार पर, जैसे क ख ग होते आई बार खड़ी, उस तरह से आप बाकी आजकल जितनी भी प्रणालियाँ प्रचलित है वो पिटवन के आधार पर है। वही एक ऐसी प्रणाली थी जिसने नागरी लिपि के आधार पर निकाली गई। तो स्कूली शिक्षा के फौरन बाद ही आपका रुख शॉर्टहैंड की तरफ हुआ और ये जो नई प्रणाली निकली थी इसे आपने सीखना शुरू किया। इस नई प्रणाली के अंतर्गत मैंने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की और करीब 150 की स्पीड मैंने हासिल की और उस 150 की स्पीड से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इम्तिहान होता था इसका, उस वक्त उसको मैंने पास किया। उसके बाद संस्था के अंदर भिन्न भिन्न स्टेटों के लड़के पढ़ने के लिए आते थे। उन लड़कों को भी मैं पढ़ाता था और उस समय मेरी आयु 18 साल के करीब थी और वहाँ से लड़के निकल के काफ़ी स्टेटों में अपना अपना काम करते थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस समय प्रांतों में बनी, उस समय हिंदी रिपोर्टर्स की बहुत आवश्यकता हुई। ये आप आज़ादी के बाद की बात बता रहे हैं, आज़ादी के फौरन बाद की। तब तक आपका समय जो था वो ब्यावर में गुजरा। तब तक मैं ब्यावर में था और वो हम शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस करते थे और हमारे जो जैन साधु थे, हमारे पूज्य जवाहरलाल जी, उनके भाषण हम नोट किया करते थे उस नई प्रणाली में, उसी प्रणाली से जी। और उन भाषण को नोट करके जब उनके पास अप्रूवल के लिए भेजते थे, महाराज बहुत खुश होते थे कि मेरा भाषण हूबहू इन्होंने नोट किया। तब तक आप अलग अलग स्टेट से जो स्टूडेंट्स आते थे उनको ये नई प्रणाली जो शॉर्टहैंड की थी
वो और सिखाने का काम किया करते थे। फिर इस फील्ड में, इस क्षेत्र में नौकरी में कैसे आना हुआ? नौकरी में मैं बाद में फिर वहाँ से जब शिक्षा खत्म की जी, उसके बाद मैं सन 1946 में पहले बीकानेर विधानसभा में नियुक्त हुआ। जी, आज़ादी के पहले की बात है ये आज़ादी के पहले की बात, सन 46 की बात है। हाँ। उस समय बीकानेर असेंबली की सब स्टेटों के अंदर एक केवल बीकानेर में ही थी असेंबली, और किसी भी स्टेट में सब जगह एडवाइजरी बोर्ड थे। लेकिन उस समय महाराजा गंगा सिंह जी ने वहीं असेंबली कायम की थी, तो उस असेंबली के अंदर रिपोर्टर की पोस्ट थी, उसमें मुझे नियुक्त किया गया। उसके अंदर भाषण जितने भी होते थे वो हम नोट किया करते थे। उसमें महाराजा साहब उद्घाटन करते थे, तो उद्घाटन वो हालांकि इंग्लिश में बोलते थे, उसका भी हिंदी अनुवाद होता था। और महाराजा साहब को दूसरा ये भी शौक था कि पब्लिक के अंदर वो भाषण देते थे, मारवाड़ी में भाषण दिया करते थे। अब उनके भाषणों को नोट कौन करे, वो भी भाषण हम लोग बखूबी वैसे मारवाड़ी में नोट कर दिया करते। आपका ताल्लुक राजस्थान से ही रहा, तो आपका जो बैकग्राउंड था, परिवेश था, आपको मारवाड़ी का भी अच्छा ज्ञान रहा होगा और वो आपके काम आया। इसलिए मारवाड़ी भाषा का ज्ञान होने के कारण ही उनके भाषण को नोट कर देते थे। उस समय महाराजा बड़े पसंद, उन्होंने अप्रिसिएशन दिया हमें कि मारवाड़ी में लिखने वाले बहुत मिलते ही नहीं है, हमने बहुत कोशिश की। इस तरह एक स्टेनोग्राफर के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में आपके करियर की शुरुआत हुई। थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? फैमिली लाइफ का शुरुआत में तो मैंने, क्योंकि माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया था, इसलिए मैंने आर्य समाज से शादी की। जी। उसके बाद कुछ दिनों तक तो उन्हीं के पास रहे हम, और उसके बाद मेरा बीकानेर में अपॉइंटमेंट हो गया था जी। तो हम बीकानेर में चले गए। बीकानेर के जाने के बाद सन 52-50 में राजस्थान बन गया। राजस्थान बनने के बाद हम जयपुर में आ गए और फिर विधानसभा में हम। अच्छा, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजधानी जयपुर बनी, तो आपका कार्यक्षेत्र फिर जयपुर हो गया? जयपुर हो गया। उसमें हम विधानसभा में यहाँ हमें नियुक्ति दे दी थी। उस समय हमारे तकरीबन कितना साल आपने यहाँ राज्य विधानसभा में रिपोर्टर के रूप में गुजारा? विधानसभा में मैंने 20 साल तक हिंदी रिपोर्ट का काम किया। उसके बाद 2 साल तक मैंने चीफ एडिटर होता है इसी रिपोर्टिंग के अंदर ही उसका काम किया। उसके बाद 5 साल तक असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा, मुझे प्रमोशन दे दिया गया था और असिस्टेंट सेक्रेटरी बना। और 1977 में मैं रिपोर्टर से नहीं, असिस्टेंट सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त हुआ। इस तमाम अरसे में कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घटना जो आपको लगता है कि आपके बहुत मन के करीब है या आपकी स्मृतियों में आज भी ताज़ा है, आप बताना चाहेंगे? वही स्मृति में सबसे ज़्यादा ताज़ा तो यही है कि जब मैं ये संस्था से, जिस संस्था में मैं पढ़ता था वहाँ से निकला, उसके बाद ब्यावर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसके बाद जो प्रथम घटना तो यही हुई कि जो मैं ट्रेन में जो बैठा था उसमें मुझे बिना टिकट मैंने सफ़र किया था। और मुझे, आपने बिना टिकट सफ़र क्यों किया उस वक्त? उस समय मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था, मेरे जेब में कोई 5 रुपये भी नहीं थे, तो मैं टिकट कहाँ से देता? वो घटना बताइए हमें। उस समय मैंने बिना टिकट सफ़र किया तो मुझे पाली के अंदर टीटी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा आपका टिकट लाइए। मैंने कहा भाई टिकट तो हमारे पास है नहीं, और हमारे तुम तलाशी ले ले। तो उसने मुझे तलाशी दी, हमारे पास कोई था नहीं, एक दरी बिछाने के लिए थी और एक ओढ़ने के लिए। आप पाली से कहाँ सफ़र कर रहे थे? पाली से ब्यावर से मैं बैठा था जोधपुर के लिए। मेरे जो मित्र थे जिन्होंने मुझे बुलाया था एडवाइजरी बोर्ड में रिपोर्टिंग के लिए, उनके यहाँ जाने के लिए मैं ब्यावर से, आप ब्यावर से रवाना हुए जोधपुर के लिए? जोधपुर के पाली में मुझे उन्होंने, टीटी ने कहा आप उतरना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तो इतनी तो मेहरबानी कर, जोधपुर तो ले चल मुझे जी। तो उसने बेचारे मुझे जोधपुर में मुझे वो मेरे मित्र आ गए मिलने के लिए, और वो
टीटी थे जो उन्हीं के रिलेटिव थे, तो उनसे हाथ जोड़ा, अरे साहब ये तो मेरे मास्टर जी हैं, इनको तुम क्यों तंग कर रहे हो? अरे साहब मुझे गलती हुई, माफ़ करना। आप इस बात को अभी भी नहीं भूलते? फिर आप जोधपुर गए, वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए। और रिपोर्टिंग हमने 3-6 दिन तक रिपोर्टिंग की उसकी, और उसमें सेक्रेटरी साहब बहुत, उनके मनशाराम पुरोहित करके सेक्रेटरी थे, वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया है, आपको आगे भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। वो रिपोर्टिंग मैंने अपने गुरुजी को भेजा ही, लेकिन वो उस पर प्रसन्न। और उस वक्त आपको मेहनताने के रूप में क्या राशि मिली? उस समय मुझे उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से 6 दिन के 600 रुपये दिए। ये कितने बरस पुरानी बात है? सन 42 की बात है। ओके, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम थी। उस समय के 600 रुपये तो जिनको, कहाँ आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बगैर टिकट यात्रा कर रहे थे और फिर आपके पास एकदम 600 रुपये आ गए। और जिनके यहाँ मैं ठहरा था वो वहाँ क्लर्क से, उनको 30 रुपये मिलते थे मासिक जी, मासिक 30 रुपये मिलते थे। तो उन्होंने मुझे 600 रुपये दिए एकदम, कहते कि आपकी रिम्यूनरेशन का इन्होंने, गवर्नमेंट ने इतने रुपये दिए। और इस असाइनमेंट के लिए आपको आपके एक स्टूडेंट ने ही बुलाया था? हाँ, हमारे स्टूडेंट ने, मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि मेरे रिपोर्टिंग के लिए आप मेरी मदद करने के लिए आइए, क्योंकि मैं पहले रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब ये स्टूडेंट की और गुरु शिष्य की बात चली है, तो एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आप पिछले 35 वर्षों से स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी सिखा रहे हैं पूरे समर्पण के साथ, और आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर में न शिक्षा लेने वालों में और न देने वालों में ऐसा समर्पण क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, नास्ती तो नहीं है, समर्पण तो अभी भी है, क्योंकि मैं अभी भी जिन लड़कों को शिक्षा देता हूँ वो आज भी उतनी कदर, कहाँ कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में, उनके हमेशा मेरे पास टेलीफोन आया करते हैं। ओके साहब, आप गुरुजी आपकी कृपा से हमारी नौकरी लग गई है, नहीं तो हमें सरकारी सर्विस मिलने का सवाल ही नहीं था। तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे समर्पण होना चाहिए उस तरह का जैसे हमारे समय में था वैसा नहीं है। जैसे आज भी वो जिनके साथ मैंने जोधपुर के अंदर काम किया था, वो हमारे पड़ोसी, वो भी यहाँ राजस्थान विधानसभा में वो भी रिपोर्टर बन के आए जी। मतलब वो जोधपुर के थे ना, जोधपुर में रिपोर्टर थे, सभी स्टेट का मर्ज हुआ तो वो भी एकीकरण हुआ जब राजस्थान, इसलिए हम काफ़ी कम से हमारे यहाँ के शिक्षित 10 लड़के हम जो साथ पढ़े हुए थे वो सब एक साथ रिपोर्टर बन के आ गए यहाँ पर। आज भी हमारे विधानसभा में मेरे प्रशिक्षित करीब 10 रिपोर्टर्स होंगे, जिसमें 3 लड़कियाँ हैं और 6-7 लड़के हैं आज, जिनकी 150 की स्पीड है। प्रेमराज जैन साहब से अगले एपिसोड में हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस अंक के लिए अभी हमें आज्ञा दीजिए। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।